Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 जनवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रखा है आज भी 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल वाली आंसर कीज को मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो आपसे कल पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किन दो कंट्रीज के बीच में प्रिजनर्स को लेकर, मतलब कैदियों को लेकर लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है 1 जुलाई को। तो वो दोनों कंट्री का नाम है इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका मेन मकसद है प्राइमरी एजुकेशन देना बच्चों को। अब यहाँ पर कौन से एज के बच्चे हैं जिनको यह एजुकेशन देने के बारे में चर्चा करता है, तो वो यहाँ पर है 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो दलाई लामा जी हैं इनको वेलकम किया गया था भारत के फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने यहाँ पर दलाई लामा जी को वेलकम करते करते इनको बोला कि आप अपनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो हिमाचल प्रदेश के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसका नाम है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो करंट दलाई लामा है, जो कि 14वें दलाई लामा जाने जाते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है 100 डे का रीडिंग कैंपेन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पढ़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, ये एक अग्रीमेंट है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसको कब साइन किया गया? 1998 के अंदर, और इसको कंफर्म किया गया 1991 में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और आई होप आप लोगों ने सभी आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उससे पहले जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग चाहो तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ अदरवाइज इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करना, दिन में जब भी टाइम मिले उस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तो इंडिया के अंदर दिसंबर के महीने में हमने ये देखा जो बेरोजगारी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ये आर्टिकल चर्चा में है। अब इस आर्टिकल को हम लोग इतने अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं कहाँ से इसका कंटेंट लेने वाला हूँ। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बारे में। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के अंदर पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वहीं से मैंने सारा कंटेंट लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा टॉपिक मैं आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का आज समझा दूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या है एग्जैक्टली, क्या इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग सारे टाइप्स डिस्कस कर दूंगा। तो सारा इंपॉर्टेंट जो कॉन्टेंट है आपके एनसीईआरटी का वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर हो जाएगा। पहले तो हम चर्चा करते हैं ये आर्टिकल अभी यहाँ पर करंट अफेयर के अंदर क्यों आया है। देखो इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं, और मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, और वो डेटा कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है CMIC, मतलब कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब इन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर जो दिसंबर 2021 का महीना था, पिछले साल का आखिरी महीना, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.9% तक का देखने को मिला है। और अगर इसको कंपेयर करें दिसंबर से पहले कुछ महीने से, तो इसके कंपैरिजन में दिसंबर के महीने के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है, दिसंबर के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, ऐसा ये हमारे पास डेटा आता है। और ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर
आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो इसके पीछे का कोई कारण होगा। तो कारण ये है, आपने देखा होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में रिसेंटली ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। तो अभी एग्जैक्टली जो भी डेटा है हमारे पास, वो डेटा यही बताता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही आज के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। और अगर कहानी ऐसे ही चलती रहेगी तो जो भी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगी। मतलब कि आज के टाइम पर आपको मालूम होगा जो हमारी इकोनॉमी वापस से पटरी पर आ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे बढ़ेगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस ऐसे निकल कर आते रहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है जो हमारी रिकवरी हो रही है उस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आखिरकार ये जो इशू है ये करंट अफेयर के अंदर क्यों देखने को मिला। अब अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, देखो यार, इसके डेफिनेशन के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा एक शब्द में बेरोजगारी ही होती है। ठीक है, जब यहाँ पर कोई व्यक्ति होता है जो कि यहाँ पर अपने रोजगार को ढूंढता है, एक जॉब को ढूंढता है, लेकिन उसको कोई जॉब मिलती नहीं है, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, और NSSO मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 2 सेंटेंस बताता है। ये बोलता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि उनको रोजगार मिला हुआ है। और जो व्यक्ति यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं, एक जॉब के पीछे ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब की ज़रूरत है, तो वो सब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ये NSSO का डेटा है। तो NSSO ने 2 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को मालूम है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब एग्जैक्टली बात करते हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक्स NCERT के अंदर मेंशन्ड है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार होते हैं? देखो, बहुत सारे प्रकार होते हैं, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों के अंदर। तो सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड बेरोजगारी कौन सी है? इसका मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ। इसके अंदर क्या होता है, मान लो हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसे? मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है ये, ठीक है, यहाँ पर एक ये ज़मीन है, इसके अंदर यहाँ पर हमें खेती करनी है। अब खेती करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत है? 4 आदमी की ज़रूरत है। सपोज 4 आदमी की ज़रूरत है और इसके बेसिस पर हम लोग पूरे खेत को बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे तैसे इसके अंदर यहाँ पर कितने लोगों को डाल दिया? इसके अंदर लगा दिया 6 लोगों को। ठीक है, इसके अंदर कितने लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे दिया? 6 लोगों को। जरूरत थी 4 लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 व्यक्ति हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं वो जो 2 व्यक्ति हैं उनको भी सैलरीज देनी पड़ेंगी, उनको भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, और उनकी वजह से जो ये बाकी 4 व्यक्ति हैं इनके अंदर से जो इनकी सैलरीज है वो कहीं ना कहीं कट डाउन करनी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जिनका कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये इन 4 लोगों से भी हो जाता। ठीक है, ये 4 लोग भी यहाँ पर इस काम को कर सकते थे, लेकिन आपने एक्स्ट्रा 2 लोगों को यहाँ पर डाल रखा है। तो ये 2 लोग कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, बेसिकली यहाँ पर एक फेनोमेना है जहां पर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। मतलब कि ज्यादा पीपल्स को, ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया जाता है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा कम लोगों की होती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट जो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इसको समझो। इसका मतलब यहाँ पर कुछ सीजन होते हैं और उन सीजन वाइज यहाँ पर आप कह सकते हो लोग जो है पैसा कमाते हैं। मतलब कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आप कह सकते हो कि क्या हर फसल पूरे साल उगाई जा सकती है? नहीं, सीजन बदलता रहता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं और अलग अलग सीजन के हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। ठीक है, इस सीजन के अंदर ये वाली फसल उगाई जाएगी, इस सीजन के अंदर ये वाली फसल उगाई जाएगी। तो इस कैटेगरी के अंदर भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक सीजन के अंदर आपने पैसा कमा लिया, लेकिन जब सीजन चेंज हो जाता है तो दूसरे सीजन के अंदर यहाँ पर उसी व्यक्ति को परेशानी पड़ जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे कि मान लो किसी की शॉप है और सपोज ये कि उसके पास जितना भी वो सामान बेच रहा है वो, ठीक है, वो सब यहाँ पर गर्मियों के लिए बेच रहा है। मतलब अब गर्मी पड़ रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पर गर्मियाँ पड़ रही हैं ज़्यादा तेजी से, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट है पंखे की, ठीक है, फ्रिज की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ही इन्हीं चीज़ों को बेच रहा है, उसके पास और कोई सामान नहीं है। लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पर जैसी ठंडियाँ पड़ेंगी तो ठंडियों के अंदर क्या वो चीज़ें बिकेंगी? फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। पंखे की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उस कैटेगरी के अंदर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, उसके पास यहाँ पर कोई काम रहेगा नहीं। ठीक है, हालांकि वो दूसरे सामान भी रखेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से सबसे बड़ी बात, ये एक मिसमैच होता है। मिसमैच मतलब यहाँ पर जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और जितने भी अवेलेबल वर्कर्स हैं इनके बीच में मैचिंग नहीं हो पाती। मैचिंग मतलब क्या, जितने वर्कर्स अवेलेबल है इनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, अपनी पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से इनको एक अच्छी जॉब मिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर एक मिसमैच देखने को मिलता है बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स। जो वर्कर्स के पास स्किल है प्लस मार्केट के अंदर कितनी जॉब अवेलेबल है, इसके अंदर एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है, उसके पास कोई प्रॉपर स्किल्स होती नहीं है, स्किल्स की कमी होती है, पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से वो कुछ नया सीख नहीं पाता है और इसकी वजह से उसको कोई जॉब मिलती नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 3 अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए। अब इन तीनों को क्लियर कर लिया होगा आपने। ये चौथा अनएम्प्लॉयमेंट आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है। वर्ल्ड बैंक का डेटा ये बताता है कि जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी के अंदर लोग एडवांस होते रहे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे चलती रहीं, तो इसके बेसिस पर भी बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा है, बहुत सारी बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज के टाइम पर फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसे मशीनें लग चुकी हैं जहाँ पर एक बटन दबाया और काम शुरू हो गया, है ना। पहले वहाँ पर उसी के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, तो पहले लोग काम करते थे, लेकिन आज के टाइम पर लोगों को हटा दिया गया। ऑब्वियसली बात है, जब मशीन ले ली गई है तो लोगों को हटा दिया गया है, तो उसके बेसिस पर भी आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। उसके बाद 5वां अनएम्प्लॉयमेंट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। जब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति जो है पर्सन ए, ये काम कर रहा था इस वाली जॉब के अंदर। अब मान लो किसी वजह से इसने ये जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ दी तो डेफिनेटली इसको दूसरी जॉब भी चाहिए। अब जब दूसरी जॉब चाहिए तो तुरंत तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर मान लो 2-3 महीने बाद इसको ये जॉब मिलती है, मान लो 3 महीने बाद इसको यहाँ पर ये जॉब मिल जाती है दूसरी। लेकिन ये जो बीच का 3 महीने का गैप है, ये इस बीच के गैप के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रहा ना, मतलब कि कहीं ना कहीं बेरोजगार रहा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जब एक व्यक्ति जॉब को खोजने में लग जाता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो गैप होता है और उसी गैप को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोग इस चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, एक एम्प्लॉय व्यक्ति क्या करता है, एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पर जब शिफ्ट होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है दूसरी नई जॉब ढूंढने के लिए। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो बीच का समय होता है वो यहाँ पर खाली रहता है, बेरोजगार रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ, ये 5 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद छठा आता है हमारा वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। अब ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, ये एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, मतलब कि उनके पास रोजगार तो है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के, मतलब आज जॉब है कल जॉब नहीं है। तो इस कैटेगरी के अंदर भी आप देख पाओगे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, और ये भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर ही आता है भारत के अंदर। ये आपको इसको समझना होगा। ठीक है, आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ चुके हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने प्रकार के हैं। ये आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज के बारे में, तो आपने ये सारी चीज़ तो पढ़ ली, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, बेरोजगारी के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। पहला सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोशल फैक्टर क्या है, तो भारत के अंदर बात करें तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारी कास्ट को उनके कास्ट के हिसाब से यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया जाता है, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। ये सिस्टम आप देख पाओगे, इस कारण की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख पाओगे जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, इनके बिजनेसेस होते हैं, क्या होता है, वो घर के जो लोग हैं वही आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, आगे मतलब फैमिली का कोई व्यक्ति आगे इन चीज़ों को चलाता रहता है। इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पर बेरोजगारी देखने को मिल जाती है दूसरी जगह पर। लेकिन दूसरा रीज़न क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जो जनसंख्या है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तो पॉपुलेशन स्टेबल हुई है। आपको मालूम होगा जो NFHS का डेटा है वो हमें यही बताता है। लेकिन अभी हम लोग बात करें, जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी,
तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है, ऐसा भी बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हुई और जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, इसकी वजह से भी बेरोजगारी काफ़ी तेजी से क्रिएट हुई है। तीसरा कारण है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आज के टाइम पर भारत के अंदर जो ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड है, ज़्यादातर लोगों के पास नौकरी है या फिर रोजगार है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही है। और भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खुद एक अंडर डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर आता है, वहां पर ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा नहीं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी भारत के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। एक कारण यह भी है कि लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादातर सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही मिलता है, मतलब सीजन वाइज चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। चौथा कारण है इमोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब कि यहाँ पर जो लेबर है इंडिया के अंदर आप देख पाओगे ये ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते हैं अपनी फैमिली के अटैचमेंट की वजह से, तो ये ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, तो इसी की वजह से भी आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो बेरोजगारी है काफ़ी बड़ी है। पांचवा रीज़न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है यहाँ पर डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम है आज के टाइम पर वो कमज़ोर है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं आएगा, कुछ नई स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, तब तक वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट और एजुकेशन की कमी की वजह से भी आज के टाइम पर जो ये बेरोजगारी है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स से आई होप आप लोग इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से क्लियर कर चुके हो। अगर क्लियर कर चुके तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे। अगेन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो भारत और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का हम लोग रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि भारत यहाँ पर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है और इजराइल के साथ हम लोग एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का डिस्कशन करेंगे, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। और तो भारत और इजराइल के रिलेशंस के बारे में मैं इसी आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल लास्ट में मैं रिलेशंस भी समझाऊंगा, जो कि अपना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात की गई है, भारत और इजराइल बात कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। और ये बातचीत कब करी गई है, जब दोनों कंट्रीज ने मिलकर अपनी 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है अपने डिप्लोमेटिक टाइज को देखते हुए। मतलब दोनों कंट्रीज का जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं आगे, उनको 30 साल हो चुके हैं। इसी बेसिस पर, इसी एनिवर्सरी पर भारत और इजराइल ने मिलकर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन किया। पहले तो हम लोग मैप देखेंगे कि इजराइल कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, और उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख पाओगे इधर इराक, सीरिया, देन उसके बाद इधर जॉर्डन, और इधर आपको यहाँ पर नजर आएगा ये रहा इजराइल, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको ये इजराइल नजर आएगा। पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे आखिरकार ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, क्या व्यापार फ्री में होता है, तो ऐसा भी नहीं है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली एक पैक्ट है, एक यहाँ पर पैक्ट को साइन किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में, ताकि क्या कर सकें, कुछ और भी बहुत सारी जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, उनको हटा दिए जाएंगे। मान लो यहाँ पर अभी इंडिया और इजराइल के बीच में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो अभी इंडिया ने कोई सामान यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया, इजराइल ने कोई हमें एक्सपोर्ट कर दिया, आपस में व्यापार कर रहे हैं गुड्स को लेकर, ठीक है, आपस में जो व्यापार चल रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पर कंट्री के अंदर टैरिफ्स लगाए जाते हैं, टैरिफ के बाद सब्सिडीज, कोटाज, प्रोहिबिशंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं कंट्रीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें नहीं लगाई जाएंगी। अब ये सब सारी चीज़ें नहीं लगाई जाएंगी तो वो ट्रेड अपने आप ही फ्रीली हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इस फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज जो भी खरीदते या बेचते हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगता, ना के बराबर लगता है, कोटा कोई नहीं लगता, सब्सिडी, प्रोहिबिशन, यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं लगती हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब इंडिया और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया के कौन कौन से कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देखने को मिलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंडिया ने पहली बात तो डिसाइड ये किया कि हम लोग रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकलेंगे, जैसे कि भारत निकला भी बाहर, ठीक है। आपको मालूम होगा आरसीपी को हमने ज्वाइन नहीं किया। आरसीपी क्या था, तो अपने आप में एक ग्रुप था ये, जहां पर इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। बाकी आप देख पाओगे यहाँ पर 15 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आसियान के भी 10 कंट्रीज हैं। आसियान के 10 मेंबर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, जो कि आप लोग को यहाँ पर सारे ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साउथ कोरिया, जापान भी है, और इधर चाइना आपको देखने को मिलेगा, इंडिया इसके अंदर नहीं है। अब इस प्रकार का ये भी एक ट्रेड एग्रीमेंट था, तो भारत ने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अगर इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता
तो ये भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही था। ये सारी कंट्रीज खासकर चाइना भारत के अंदर बहुत सारा सामान भेजती, इससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट बुरी तरह से हिट होता। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। अब इसको ज्वाइन नहीं किया तो उसके बदले में क्या किया, उसके बदले में हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए अलग अलग कंट्रीज के साथ। जैसे कि इंडिया ने नेगोशिएशन किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ। इन कंट्रीज के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को बढ़ाने के बारे में चर्चा करी। उसके बाद जो ये अग्रीमेंट है यूएई के साथ, ये बिल्कुल अभी इसको हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी आगे लेवल पर हम लोग बढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी एडवांस लेवल पर आ चुके हैं हम लोग इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। अब उसके बाद अगर हम बात करें, आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में समझा, किन किन कंट्रीज के साथ हम लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं वो भी आपने समझा। लेकिन अब इस अग्रीमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स आते हैं, उनके बारे में भी आपको समझना होगा, ये चर्चा में कहीं ना कहीं रहती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और भी एग्रीमेंट्स है जिसमें आता है एफटीए। एफटीए के बारे में आप समझ चुके हो। दूसरा कौन सा आता है, सेकपा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, ये कैसा एग्रीमेंट है, ये भी बेसिकली यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह होता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में निगोसिएशन किया जाता है। तो आज के टाइम पर जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भारत ने साइन कर रखा है साउथ कोरिया और जापान के साथ में। ठीक है, उसी प्रकार से एक और दूसरा एग्रीमेंट आता है, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक आता है यहां पर सेकपा। ठीक है, ये आपने सेपा के बारे में समझ लिया क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद आता है यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भी हम लोगों ने इंडिया और मॉरिशस के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बेसिस पर ही देखने को मिलते हैं। मतलब ये इस प्रकार के एग्रीमेंट है जहां पर व्यापार होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज चार्जेस होती हैं वो नहीं लगाई जाती हैं। अब जो दूसरा एग्रीमेंट होता है वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ चर्चा में रहता है। तो अगर हम लोग इस एग्रीमेंट के अंदर बात करें तो दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं वो आपस में यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लेकर अग्रीमेंट करते हैं। और ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये बहुत ही कम चांसेस है जहाँ पर जीरो देखने को मिलेगा। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सारी चीज़ें जो ड्यूटीज़ होती हैं हम जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम लोग इस पूरे टैरिफ वगैरह को जीरो कर दें, अदरवाइज जीरो नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब कि जीरो लेवल पर नहीं किया जाता, नहीं तो लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब जीरो कर भी देते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर इसमें ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मामला जीरो तक नहीं पहुंचता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आप कह सकते हो टैरिफ को हम लोग रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। मतलब कोई सेलेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, मान लो कोई ये हो गया, पर्टिकुलर ए प्रोडक्ट हो गया, तो इसी प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर ये हो जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये सेका है। दूसरा वाला पार्टनरशिप था, सेपा था, तो डिफरेंस समझ लेना। वो सेपा था उसमें पी था, इसमें यहाँ पर पी नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। ये भी यहाँ पर इसी प्रकार से एग्रीमेंट है जिसमें नेगोशिएशन किया जाता है, ट्रेड टैरिफ को रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये TRQ मतलब टैरिफ रेट कोटा हो गया, इन सबको कवर किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं हो जाए जितना सेपा होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर फिर भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, सब जगह छूट नहीं दी जाती। ठीक है, तो मतलब आप देख पाओगे जैसे हमने FTA के अंदर देखा, सेपा के अंदर देखा, तो वहाँ पर ज़्यादा छूट मिलती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा छूट नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी छूट दी जाती है। तो भारत ने यहाँ पर ये अग्रीमेंट साइन कर रखा है मलेशिया के साथ, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो आप लोग। नाउ क्वेश्चन ये है, आज के टाइम पर भारत के अंदर ये व्यापार को लेकर इतने सारे इश्यूज देखने को मिलते क्यों हैं? तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें जो भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसी के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है पुअर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आज के टाइम पर बुरी तरह से हिट कर रहा है। ये बोला गया लगभग इंडिया आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो 14% यहाँ पर शेयर को होल्ड कर रहा है पूरे इंडिया के GDP का। मतलब कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्लो लेकर चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा इतना ज़्यादा दबदबा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरे नेशंस है जैसे कि यहाँ पर जर्मनी, US, साउथ कोरिया, जापान, इन सब से कंपेयर करोगे तो ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आगे चल रही है। चाहे चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राज़ील देखने को मिलेगा, ये सारी कंट्रीज़ भी आगे चल रही हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी मतलब कमी तेज देखने को मिलेगी। उसके बाद जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी बात अगर हम बात करें तो हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारे फालतू के FTA भी कर चुके हैं।
हमने देखा आसियान कंट्रीज क्या होती है, मैंने अभी आपको इसके बारे में समझाया था। 10 नेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है ना, इन कंट्रीज के अंदर भी आप देख पाओगे हम लोगों ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, और ये ऐसे साइन कर रखा है कि इससे उन्हीं कंट्रीज को फायदा हो रहा है, भारत को फायदा हो ही नहीं रहा है। तो अनफेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी काफी सारे हुए हुए हैं। ये भी इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। उसके बाद तीसरा, हम लोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर चल रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट को क्लोज कर रखा है। मतलब कि दूसरे कंट्री के साथ व्यापार हम लोग इतना बढ़ा नहीं रहे, हम लोग खुद अपने ऊपर निर्भर होने के लिए चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो प्रोटेक्शनिस्ट का हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपना रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए था, कंट्रीज के साथ व्यापार करना चाहिए था, लेकिन आज के टाइम पर व्यापार काफ़ी कम हो चुका है हमारे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की वजह से, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अफेक्ट हो रही है। ये क्लियर हुआ। और जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेकर जो डिस्कशन चल रहा है वो इंडिया और इजराइल के बीच में चल रहा है। तो मैंने कहा था आपसे इंडिया इजराइल के रिलेशंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, इनको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। भारत इजराइल के रिलेशंस में पहला टॉपिक आता है इनके हिस्टोरिकल टाइज, मतलब कि ऐतिहासिक यहाँ पर क्या रिलेशन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है ये बहुत पुराना है। 1962 के बीच में आपको मालूम होगा जो चाइना से वॉर हुई थी, साइनो इंडिया वॉर हुई थी, इसके अंदर से ही, मतलब इसी वॉर से ही आप कह सकते हो कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो चुके थे, ठीक है। मतलब इसी टाइम से दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे होना चालू हो चुके थे। उसके बाद 1965 में इजराइल ने हम लोगों को M58 160 mm मोटर बॉम्ब्स को यहाँ पर दिया, और भी वेपन्स आप कह सकते हो इंडिया को सप्लाई करे इजराइल ने, ठीक है। अब ये वेपन सप्लाई करे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर चल रही थी 1965 के आसपास, तो इस बेसिस पर इजराइल ने हमको सपोर्ट किया। उसके बाद 1998 की बात है, इंडिया ने क्या किया था, पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको मालूम होगा, ठीक है। 1998 में जब क्या हुआ, इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बहुत सारी कंट्रीज ने भारत की निंदा करी, भारत की आलोचना करी, लेकिन इजराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो आप कह सकते हो इजराइल ने कहीं ना कहीं तब भी हमारे साथ सपोर्टिव रहा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, तो 3 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग इंडिया इजराइल के रिलेशंस को लिखोगे तो, क्योंकि इजराइल ने शुरू से ही यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है टुवर्ड्स इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं भारत आज के टाइम पर इजराइल का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया के अंदर, ठीक है। व्यापार हो रहा है सबसे ज्यादा, और तीसरे नंबर पर आने वाली कंट्री है इजराइल। यहां पर व्यापार का मामला इतना बढ़ चुका है कि अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच का अगर हम डेटा बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में लगभग $4.14 बिलियन तक का व्यापार हुआ है। तो अपने आप में ये ह्यूज व्यापार है, जबकि इसके अंदर डिफेंस के मामले को ऐड ही नहीं किया गया। अगर डिफेंस ट्रेड को ऐड कर दें तो ये मामला और बढ़ जाएगा, ये अमाउंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस के मामले में भी आप कह सकते हो इजराइल हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ना। यहां पर कैसे सपोर्ट करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो अभी इजराइल की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एनर्जी सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजीज के अंदर, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी आज के टाइम पर इजराइल बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में। अब दोनों कंट्रीज के डिफेंस रिलेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इजराइल यहां पर एक टॉप का आर्म सप्लायर रहा है, मतलब कि भारत को बहुत सारे वेपन्स यहां पर इजराइल ने बेचे हैं, और यहां पर इजराइल कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पर स्टैंड करता है। हम लोगों ने वेपन्स फ्रांस, रशिया, यूएस से खरीदे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इजराइल भी आता है टॉप पर। और अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें, मतलब पिछले 20 सालों की बात करें, तो हम लोगों ने इजराइल से लगभग हर साल $1 बिलियन तक के व्यापार किया है, और इनमें हमने वेपन्स, हथियारों को खरीदा है। उसके बाद आप देख पाओगे इंडिया के अंदर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे वेपन सिस्टम है, चाहे वो फाल्कन AWACS हो, हेरॉन हो, सर्च 2 हो, हरोप ड्रोन्स हो गए, या फिर बराक एंटी मिसाइल्स हो गई। बराक एंटी मिसाइल के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये एंटी मिसाइल किससे लिया था हमने, तो ये इजराइल से लिया था, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये सारे जो वेपन्स आज के टाइम पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजराइल से लिए गए हैं। उसी के साथ साथ इजराइल का कुछ मिसाइल सिस्टम हमारे पास देखने को मिलेगा, ठीक है। पाइथन, डर्बी एयर टू मिसाइल, ठीक है। क्रिस्टल मेज आपको देखने को मिलेगा, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इजराइल ने हम लोग को बेची है, इजराइल से हम लोगों ने परचेज करी है। तो डिफेंस के मामले में भी इजराइल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो इंडिया और इजराइल ने मिलकर साइन किया है 3 साल का ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट, जहां पर इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में कृषि वाले क्षेत्र के अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करेंगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे यहां पर डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखा जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज से मिलकर अभी यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 के रिस्पॉन्स में भी काफ़ी सारा काम किया। साल 2020 के अंदर बात करें, इजराइल की एक टीम भारत के अंदर आई, ठीक है, और इन्होंने एक मिशन रखा। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस किसके साथ किया गया, इंडिया इजराइल के बीच में हुआ, जहां पर इजराइल के बहुत सारे जो वर्कर्स है, इजराइल की जो टीम है भारत आई और इंडियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम किया कोविड-19 को टैकल करने के लिए। आई होप आप लोग चीज़ों को बहुत बिंदास तरीके से क्लियर कर पाए हो। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसेंटली काफ़ी चर्चा में देखने को मिला, प्लेज टू स्टॉप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन परमानेंट 5 ऑफ यूएनएससी। मतलब क्या है, देखो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, इन 5 परमानेंट मेंबर्स ने एक प्लेज लिए, एक प्रॉमिस किया है कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का भी है। तो हाल ही में 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्होंने प्लेज लिया कि हम लोग एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको रोका जाएगा, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर पूरी तरह से अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे दुनिया तबाह हो सकती है। आपको मालूम होगा न्यूक्लियर वेपन्स होते कितने डेंजरस हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करूंगा बातों को कि आखिरकार इसके अंदर मीटिंग के अंदर क्या क्या बोला गया। तो मैंने आपको बताया यूएनएससी के 5 कंट्रीज ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आगे हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दुनिया भर में बड़े बड़े इशू चल रहे हैं, जैसे रशिया यूएस के बीच में विवाद चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? यूक्रेन के बॉर्डर को लेकर। मतलब क्या है, देखो ये आपको मालूम होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर, ऐसा यूएस बोलता है, क्योंकि यूएस ये बोलता है कि रशिया ने अपने बहुत सारे जो एक तरीके से लोग हैं, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया यूक्रेन के इर्द गिर्द, ठीक है, इनके बॉर्डर्स पर, और इससे पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन को इन्वेड करे, इसके ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि यहाँ पर रशिया ऑलरेडी क्रीमिया वाला रीजन हथिया चुका है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पाओगे, ये जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको रशिया ऑलरेडी हथिया चुका है। पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर पूरे यूक्रेन को कब्जा है। अगर यूक्रेन को कब्जाएगा तो इससे एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन रशिया एंड यूएस। आप कहोगे बिटवीन रशिया एंड यूएस क्यों होगा? क्योंकि यूएस सपोर्ट में है यूक्रेन के, यूक्रेन को पूरी तरह से यूएस सपोर्ट करता है, और यूएस पहली वार्निंग दे चुका है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पहली वार्निंग दे चुकी हैं रशिया को कि आप लोग को यहाँ पर सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं करने हैं, आप लोग यूक्रेन को इन्वेड नहीं कर सकते, यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि एक न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। इसी वजह से यहां पर बोला गया कि हम लोग आने वाले टाइम पर क्या करेंगे, न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करेंगे, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे। ये यहां पर इसी को लेकर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मुद्दा रखा। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन, पहले तो पता चल गया क्या बवाल चल रहा है दुनिया में, दूसरा एक बहुत बड़ा बवाल है जेसीपीओ को लेकर। इसका मतलब ईरान न्यूक्लियर डील, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके अंदर क्या हुआ, अभी तक ये डील सेट नहीं हो पा रही है। ईरान यहां पर न्यूक्लियर का एनरिचमेंट कर रहा है, तो इससे कहने के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं आने वाले टाइम पर। तो इसको भी रोकने के लिए आप कह सकते हो ये मुद्दा रखा गया है कि आने वाले टाइम पर ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हो जाए, क्योंकि इजराइल भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में ईरान के, आपको मालूम होगा, क्योंकि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, और यूरेनियम का एनरिचमेंट करने से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकते हैं। तो इसी वजह से आज के टाइम पर ये कंसर्न चल रहा है। अगर ये न्यूक्लियर डील हो जाती है तो बात सही है, लेकिन अभी न्यूक्लियर डील के ऊपर कोई भी ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं है कि हाँ ये डील प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो ईरान कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है? तो आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये एग्जैक्टली आपको ये ईरान नजर आएगा। आगे बात करते हैं। अब इन्होंने प्लेज में और क्या क्या बोला। प्लेज में इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे कि जो ये वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, इनको रोका जाए, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ एक स्टेटमेंट दिया कि जो ये न्यूक्लियर वॉर है कैन नॉट बी वॉन, मतलब हमेशा जो ये न्यूक्लियर वॉर होती है इसको कभी जीता नहीं जा सकता और कभी इसको लड़ना भी नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो वॉर है, वॉर को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इन्होंने बोला जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इनको एक तरीके से आप सर्व कर सकते हो एज अ डिफेंसिव पर्पस, लेकिन आप अपने एग्रेशन को मिटाने के लिए ऐसा नहीं करोगे। प्लस उसके बाद वॉर को प्रिवेंट करने के ऊपर फोकस रखोगे, हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर मेन मकसद रखा गया है कि देखो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ डिफेंसिव पर्पस, लेकिन आप लोग यहाँ पर और किसी पर्पस के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि क्या है ना कि आपको पूरी तरह से अभी के लिए यहाँ पर ये रोकना पड़ेगा, आने वाले टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसका यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बोला ये कंट्रीज मिलकर चाहती हैं चीज़ों को मेंटेन किया जाए, प्लस यहाँ पर जो अनऑथोराइज और गलत तरीका है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का उसको रोका जाए। तो यहाँ पर ये सारा डिस्कशन हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में।
अब इसमें चाइना का स्टैंड क्या रहा, तो देखो रशिया का स्टैंड क्या था मैंने आपको बता दिया, और रशिया ने इस चीज को, इस मूव को वेलकम भी किया कि बिल्कुल सही बात है और आगे हम लोग को ये जो टेंशन है इसको रोकनी चाहिए। लेकिन चाइना का क्या स्टैंड रहा, चाइना ने बोला देखो कंसर्न बढ़ सकते हैं। कंसर्न क्यों बढ़ सकते हैं, यूएस आज के टाइम पर टांग अड़ा रहा है चाइना ताइवान के इशू के बीच में। आपको मालूम होगा चाइना बोलता है कि ताइवान को लेकर, चाइना ताइवान का जो इशू है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके अंदर कहीं ना कहीं यूएस टांग अड़ा रहा है, तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो इसी वजह से आज के टाइम पर यह फोकस रखा गया, इन 5 कंट्रीज के थ्रू बोला गया कि यहां पर पूरी तरह से फोकस रखना है कि इस न्यूक्लियर वॉर को पूरी तरह से रोका जाए और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए। क्योंकि यहां पर चाइना ताइवान का इशू क्या है मैं आपको बताता हूं, ऊपर आपको चाइना नजर आएगा, इधर इंडिया नजर आ रहा होगा, ये आपको यहां पर ताइवान नजर आ रहा होगा। चाइना बोलता है ये जो ताइवान है ये मेरा पार्ट है, ताइवान बोलता है नहीं हम लोग यहां पर एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, और यूएस यहां पर पूरी तरह से ताइवान को सपोर्ट भी करता है। तो यहां पर चाइना यही चाहता है कि यूएस ताइवान को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे, लेकिन यूएस यहां पर पूरी तरह से ताइवान को सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यूएस चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर यूएस रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी है कि इनकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। लेकिन हुआ क्या, अब यहां पर इन कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया हम लोग इन वेपन्स को, इन वॉर्स को अवॉइड ही करेंगे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहां पर जब भी हम लोग इन न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चर्चा करते हैं तो एक ट्रीटी के बारे में काफी चर्चा होती है जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब प्रोलिफरेशन मतलब इसको फैलाना नहीं है, ठीक है। तो खासकर मतलब अपनी न्यूक्लियर पावर को आगे आप लोग बढ़ाओगे नहीं। तो ये जो ट्रीटी है एनपीटी वाली, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया था ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके स्प्रेडिंग को हम लोग रोक सकें, उसको ना फैलाएं। स्प्रेडिंग मतलब आप वही ऑब्वियस ही बात है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको आगे बढ़ाया ना जाए, वेपन्स की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया ना जाए, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का एक पीसफुल यूज करें, ये इसका मेन मकसद था इस ट्रीटी का। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या भारत इसका मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भारत एनपीटी का मेंबर नहीं है। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1968 के अंदर, ये वर्किंग में आ चुकी थी 1970 से। इसके अंदर आज के टाइम पर टोटल 190 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, और भारत के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर नहीं है, तो भारत के साथ और भी 4 कंट्रीज है। तो टोटल ये 5 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, ये आपको देखने को मिलेगा। ये 4 कंट्रीज हुई। उसके बाद यहाँ पर 5वां भारत है जिन्होंने यहाँ पर एनपीटी को साइन नहीं किया। भारत ने एक वक्त पर एनपीटी को साइन कर लिया था लेकिन वापस से इसे विड्रॉ कर लिया। भारत ने बोला यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा बैठा पड़ा है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो पाकिस्तान के पास भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको साइन कर लेते हैं तो आगे हमारे ऊपर रोक लग जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान अगर कर दे तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलेगा। इंडिया ने बोला अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी है, काफी भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको साइन नहीं करने वाले। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें थी, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में चर्चा की गई है। काफ़ी लंबे समय, मैं तो सोच रहा हूँ कि लगभग 5-6 महीने बाद जल जीवन मिशन चर्चा में आया है, तो मैंने सोचा आज डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ये न्यूज़ में, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अप्रूव किया है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को। ये जो अप्रूवल दिया है ये यहाँ पर कितने रुपए तक का अप्रूवल है, लगभग यहाँ पर 15,381.72 करोड़ रुपीस का अप्रूवल है मध्य प्रदेश के अंडर में जल जीवन मिशन में। मतलब कि मध्य प्रदेश के लिए इस अप्रूवल को लाया गया है और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाई जाएगी, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंदर इसका मेन मकसद ही यही है कि हम लोग 2024 तक हर घर में जल पहुंचाएं। तो आपको ध्यान रखना है जल जीवन का मिशन का मतलब है हर घर जल। 2024 तक हर एक हाउस होल्ड के अंदर ये टैप वाटर सप्लाई पहुंचाने के बारे में चर्चा करता है, जो कि अभी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पाओगे इस आर्टिकल को यहाँ पर पूरी तरह से पीआईबी ने कवर किया है। नाउ अब हम लोग इस जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में बात करें, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका मेन मकसद है कि हर घर को हर दिन 55 लीटर, यहाँ पर आप कह सकते हो हर एक व्यक्ति को 55 लीटर तक वाटर की सप्लाई मिले, एक ड्रिंकिंग वाटर मिले, यहाँ पर हर घर तक टैप का कनेक्शन और टंकी का पानी पहुंचे 2024 तक। तो इसका मेन मकसद ये है। जल जीवन मिशन का मेन मकसद आपको समझ में आया क्या है कि लोगों के लिए देखो वाटर प्रायोरिटी और पानी को आगे लेकर जाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। उसके बाद इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद आपको समझ में आ चुका है, जो हमारी वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको और इंप्रूव करना, वाटर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना, वाटर की टेस्टिंग करना, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करना, जो ग्रे वाटर होता है उसका ट्रीट करना और एक ड्रिंकिंग वाटर घर तक पहुंचाना, ये मेन मकसद है इस जल जीवन मिशन का।
इसके फीचर्स की बात करें तो जल जीवन मिशन आज के टाइम पर फोकस करता है इंटीग्रेटेड डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, जो वाटर है हमारे लोकल लेवल पर उसको कैसे यहाँ पर सप्लाई करना है, कैसी डिमांड है उसकी, उसको मैनेज करने के लिए डिमांड सप्लाई को जो मैनेज करने का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जल जीवन मिशन इसको फॉलो करता है। उसके बाद ये इनका और भी काम है, जैसे कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये सिचुएशन को क्रिएट करना, फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना और भी बहुत सारे काम है। सारा काम यहाँ पर ये वाटर को लेकर ही कर रहे हैं। और एक प्रकार से जो मेन काम यही है कि साल 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना, तो ये आपको ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन का मकसद है। और इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटीज़ को लेकर आया जाएगा। साथ साथ अगर हम फंडिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो पैसा किस प्रकार से जाएगा, तो फंडिंग पैटर्न को शेयर किया गया है यहाँ पर 90:10 के बीच में, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फंड करेंगी। जो हिमालयन रीजन होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर भी फंडिंग की जाएगी। तो दोनों मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने वाली हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और अब अगर हम प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इस मिशन को जब हमने लॉन्च किया था तो लगभग 17% के आसपास जो कंट्री के अंदर हमारे रूरल हाउस होल्ड है वहां तक पानी पहुंच पाया था। मतलब कि उस समय पर जब इसको लॉन्च किया गया तो 32.3 मिलियन के आसपास लोगों के पास पानी था। लेकिन आज के टाइम पर 7.80 करोड़, लगभग 41.14% घरों तक ये पानी पहुंच चुका है, टैप वाटर पहुंच चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के अंदर कौन कौन सी जगह है जहां पर हर घर में पानी पहुंच चुका है, वो है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी। ये आपको ध्यान रखनी है, ये 4 जगह हैं जहां पर 100% हाउस होल्ड कनेक्शन हो चुका है, हर घर में पानी पहुंचा दिया गया है। आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। क्लियर हुआ? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डीआरडीओ को लेकर चर्चा की गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक मेंशन्ड है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पीआईबी ने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। हाल ही में हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया 1 जनवरी 2022 में। तो डायरेक्टली आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ, सॉरी यूपीएससी कह रहा हूँ, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी 64th फाउंडेशनल डे किसने मनाया है। लेकिन यूपीएससी डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग को मालूम होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे एनालाइज किए हैं। लेकिन बात करें डीआरडीओ के बारे में तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए डीआरडीओ एग्जैक्टली क्या है। तो डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जैसे आपने देखा होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ऊपर क्वेश्चन बना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था उसका आंसर। तो डीआरडीओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। और यहाँ पर अगर हम बात करें डीआरडीओ का आज के टाइम पर मेन मकसद है हम अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएं। और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए डीआरडीओ बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अग्नि, पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश, इन सब की टेस्टिंग यहाँ पर करी है। और आप देख पाते हो कि मतलब हफ्ते के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। डीआरडीओ ने आज ये टेस्टिंग करी है। तो डीआरडीओ आने वाले टाइम पर भी और ज्यादा पॉपुलर काम करने वाला है। फिलहाल तो अभी भी यहाँ पर डीआरडीओ एक अल्टीमेट लेवल पर चल रहा है। अब डीआरडीओ के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसको बनाया गया था 1958 में। तो उस समय क्या डायरेक्टली डीआरडीओ को बनाया गया? देखो यहाँ पर उससे पहले अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे, अलग अलग यहाँ पर 3 छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। एक का नाम था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आप देख पाओगे है यहाँ पर डायरेक्टरेट टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो होता क्या है, 1958 में तीनों को मिला दिया जाता है, मिलाकर पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के पास आज के टाइम पर 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं, और ये लेबोरेटरीज अलग अलग अपने लिए काम करती हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एरोनॉटिक्स हो गया, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं डीआरडीओ के अंदर। उसके बाद डीआरडीओ के अंदर आपको अलग अलग प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं। एक प्रोग्राम इसके अंडर में आता है आईजीएमडीपी का, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको लाया गया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के थ्रू। यहाँ पर हम लोग मिसाइल्स को डेवलप करने का यहाँ पर फोकस रखते हैं। हम लोगों ने मिसाइल को बनाया है जिसका नाम है पटना मिसाइल। पटना मतलब इसके अंदर 5 मिसाइल हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ठीक है, ये मिसाइल्स हैं, इसको डेवलप किया गया है इसी प्रोग्राम के अंडर डीआरडीओ के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा सेंटर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाले रीजन के अंदर। 17,600 फीट अबव द सी लेवल आपको ये सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज यूनिट है। यहाँ पर आपके नेचुरल और जो मेडिकल प्लांट्स हैं इनको लंबे समय तक एक प्रोडक्शन दी जा सकती है, लंबे समय तक यहाँ पर उनको रखा जा सकता है।
तो डीआरडीओ के अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ के साथ आज के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? बजट सपोर्ट यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। देखो आज के टाइम पर तो हो रहा है, अगर हम बात करें साल 2021-22 के अंदर आप देख पाओगे बजट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी थी। 2016-17 के आसपास की बात है, कंसर्न काफ़ी बढ़ चुके थे और बजटरी सपोर्ट यहाँ पर मिला नहीं डीआरडीओ को प्रॉपर, ठीक है। और आप लोग देख पाओगे 2013-14 के अंदर भी बजट कम हो चुका था। 2011-12 के अंदर 5.79% के आसपास का बजट था और फिर 2013-14 के अंदर ये कम होकर 5.34% के आसपास पहुंचा। तो मतलब कहीं ना कहीं बजट गिर रहा था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग डीआरडीओ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर टैकल कर रहा है डीआरडीओ, वह है ऑब्सोलीट इक्विपमेंट्स। मतलब कि डीआरडीओ आज के टाइम पर ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, तो बहुत पुराने इक्विपमेंट्स हो चुके हैं। तो ये भी आप देख पाओगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे आज डीआरडीओ गुजर रहा है। क्लियर हुआ इसके बारे में। उसके बाद हाल ही में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे गए हैं डीआरडीओ के थ्रू, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं और यही सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि अभी 1 जनवरी को हमने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मतलब एक ऐसा क्लॉथिंग सिस्टम बनाया है डीआरडीओ ने। इसका जो एक तरीके से ऑर्डर है वो यहाँ पर बहुत सारी इंडियन कंपनीज को दे रखा है कि ऐसा क्लॉथिंग सिस्टम है जो कि ठंडियों में आपको प्रोटेक्शन देगा। प्रलय मिसाइल को भी टेस्टिंग करी गई है। उसके बाद यहाँ पर पिनाका मिसाइल की टेस्टिंग करी गई है। पिनाका के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। धनुष के बारे में आपको याद होगा। सुपरसोनिक असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है, टॉर्पीडो के बारे में काफी डिटेल में बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसके साथ वरुणास्त्र के बारे में बताया था। एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया था कि समुद्र के अंदर यहाँ पर हम लोग बच सकते हैं दुश्मन की मिसाइल से। तो ये सारी डेवलपमेंट करे गए रिसेंटली डीआरडीओ के थ्रू। तो यहाँ पर डिफेंस के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने सारी आर्टिकल्स कवर किए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल क्या है आज का और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना ने क्या किया है? चाइना ने ब्रिज बनाया है अक्रॉस पेंगोंग लेक। तो ये आर्टिकल भी चर्चा में देखने को मिलेगा। पेंगोंग लेक के पास यहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये टॉपिक्स आप लोग को नजर आ रहे होंगे। तो हाल ही में यहाँ पर देखा गया चाइना ने एक नया ब्रिज बना लिया है पेंगोंग सो लेक के ऊपर। ये आपको नजर आएगा, मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ, डायरेक्टली लेकर चलता हूँ। फिलहाल तो अभी इंडिया चाइना के बीच में आपने देखा मई 2020 से बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं। इन दोनों के बीच में पेंगोंग से के आसपास आप कह सकते हो गलवान वैली के अंदर एक बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी। काफ़ी सारे यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर क्या हुआ था, हमारे जो भारत के बहुत सारे जवान थे वो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे और चाइना के भी बहुत सारे जो सैनिक थे वो यहाँ पर मार दिए गए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें नजर आई थी। उसके बाद आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स काफ़ी और बढ़ चुकी हैं। चाइना ने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है पेंगोंग सो लेक पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिंगर 8 क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इस ब्रेक को, इस जो ये ब्रिज को बनाया गया है, ये फिंगर 8 से थोड़ा सा और आगे जाकर आप कह सकते हो 20 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर बनाया गया है। फिंगर 8 खुद यहाँ पर हमारे एलएसी को डिनोट करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहली बात तो आप इस मैप को देखो, ठीक है। मैप में आपको क्या क्या नजर आएगा? इधर आपको ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन नजर आ रहा होगा। ऊपर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। उसके बाद इधर अक्साई चीन वाला एरिया है, यहाँ पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, चाइना के कब्जे में है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है रेड वाली, ये एलओसी है, सॉरी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इधर आपको गलवान वैली नजर आएगा। यहाँ पर आपको पेंगोंग सो लेक नजर आ रही होगी। यहीं पर कहीं ना कहीं ब्रिज बनाया गया है इस पेंगोंग सो लेक पर। अब इस पेंगोंग सो लेक को अगर हम जूम करें तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। कहीं पर ये चौड़ी है और कहीं पर ये पतली है, ठीक है। ये पेंगोंग सो लेक नजर आएगी। अब इन्हीं के बीच में आप कह सकते हो जो पेंगोंग सो लेक है, जब हम इसको आगे से देखते हैं तो पेंगोंग सो लेक का कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा आप कह सकते हो जो चाइना ने कब्जा रखा है एरिया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया और अक्साई चीन वाले एरिया के बीच में आप कह सकते हो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो ये रेड वाली लाइन आपको नजर आ रही होगी फिंगर 4 के बाद, ये वाली जो लाइन नजर आ रही है, ये जो गैप है इसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं। यहाँ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये डीमिलिटराइज जोन है। यहाँ पर आप कह सकते हो ना ही चाइना की आर्मी है ना यहाँ पर इंडिया की आर्मी आपको देखने को मिलेगी। अब ये फिंगर क्या है? तो फिंगर इसको पहली बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं आप देख पाओगे ये फिंगर की शेप में नजर आएगा, इसी वजह से इसको फिंगर बोला जाता है। और यहाँ पर जो फिंगर 8 है ये कहीं ना कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिनोट करता है। और इसी से थोड़ा सा आगे यहाँ पर 25 किलोमीटर थोड़ी सी दूर चलोगे आप तो यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है चाइना के थ्रू, जहाँ पर इन्होंने पेंगोंग सो लेक का नॉर्थ और साउथ एरिया को कनेक्ट किया है इस ब्रिज के माध्यम से। यही यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ चुके होंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसमें एक डिस्प्यूट ये भी आता है, चाइना कहीं ना कहीं क्लेम करता है फिंगर 4 तक कि ये सारा एरिया हमारा है, ठीक है। फिंगर 2 तक भी क्लेम करता है ये एरिया हमारा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर चाइना की क्लेमिंग देखने को मिलती है। फिलहाल फिंगर वाला एरियाज क्या है ये भी आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये जो ब्रिज है ये लगभग आप कह सकते हो इसका काफ़ी सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर चाइना को यहाँ वाले एरिया में आना पड़ता तो और आगे से जाकर घूमकर और पूरा घूम के आना पड़ता था।
तो 200 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। नाउ ब्रिज से आगे क्रॉस करेंगे तो 50 किलोमीटर का उनको रास्ता, मतलब थोड़ा सा और आना पड़ेगा आगे, और 50 किलोमीटर के रास्ते में यहाँ पर इनका काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पहुँच पाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। और ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है, ये दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। दो चीज़ों कौन कौन सी चीज़ों को कनेक्ट करता है? जो खुनार्क फोर्ट है, ठीक है, कुर्नाक फोर्ट की बात करें तो जो कुर्नाक फोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो फोर्ट है, जो किला है कुर्नाक फोर्ट, ये आज के टाइम पर चाइना के कंट्रोल में है। चाइना ने 1958 से यहाँ पर कंट्रोल इसको कब्जे में कर रखा है। हालांकि यहाँ पर हिस्टोरिकली कर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये कुर्नाक फोर्ट भारत का है, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुर्नाक फोर्ट से ही यहाँ पे आप कर सकते हो कनेक्टिविटी बना रहा है चाइना। कुर्नाक फोर्ट से आगे किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है? तो कुर्नाक फोर्ट से ये लोग आगे रुद्रौक को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक ब्रिज से। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ एरियाज आपको, जैसे मान लो कुर्नाक फोर्ट यहाँ पे नजर आएगा और कुछ एरिया आपको नीचे नजर आएगा। तो ये ब्रिज से क्या होगा? तो रास्ता यहाँ पर एक ब्रिज से थोड़ा सा एक तरीके, जो इन्हें पहले घूम के आना पड़ रहा था, अब इनको घूम के आने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली ब्रिज से आएंगे और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप कह सकते हो अपने एरिया तक ये पहुँच सकते हैं। एग्जैक्टली हमने समझने के लिए समझा है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए हो। ना अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूँ, इन सभी के आंसर्स आप देने की कोशिश करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अभी बताया गया भारत के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, बेरोजगारी वो 7.9% बताई गई है। लेकिन ये किसने बताया, कौन सी बॉडी ने बताया, उसका नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि इजराइल एक ऐसी कंट्री बना जिसने यहाँ पर इंडिया के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट की आलोचना नहीं करी थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कोई निंदा नहीं करी थी। लेकिन इंडिया ने अपना पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, आपको बताना है उस साल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 के अंदर एक इजरायली टीम है जो कि भारत के अंदर अराइव करी थी, भारत के अंदर आई थी, ठीक है। अब इन्होंने भारत के अंदर आए ताकि कोविड-19 के रेस्पॉन्स में ये कंट्री मिलकर काम कर सकें, तो इजराइल इंडिया मिलकर काम कर सके। तो भारत के अंदर आए तो एक ऑपरेशन को चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का मेन मकसद है कि जो घर तक पानी पहुंचाया जाना है, ठीक है, टैप वाटर सप्लाई घर तक पहुंचनी चाहिए, हर घर जल पहुंचना चाहिए। लेकिन कौन से साल तक, कौन सा आखिरी साल यहाँ पे टारगेट रखा गया है जल जीवन मिशन के अंदर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, तेलंगाना, साथ साथ दो और जगह हैं जहां पर 100% घर तक कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, वाटर सप्लाई की, हर घर जल पहुंच चुका है। तो आपको 4 जगह देखने को मिलेंगी, जिसमें से गोवा, तेलंगाना तो ये हो गया, बाकी 2 जगह कौन कौन सी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64th फाउंडेशन डे 1 जनवरी 2022 में सेलिब्रेट किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो कुर्नाक फोर्ट है ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर किसी कंट्री ने इस फोर्ट को कब्जा लिया, लगभग 1958 से उसी के कंट्रोल में है। तो आप कह सकते हो वो कंट्री का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आई होप आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग यहाँ पर इनको गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन अभी खुद यहाँ पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।